हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आज के वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया के बारे में। इससे पहले हमने यूकेरियोट प्रोकैरियोट्स की बात कर ली, साथ ही साथ हमने प्रोटोजोआ जो किंगडम था उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे जो एनिमेलिया है उसके जनरल फीचर्स के बारे में कि क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किंगडम एनिमेलिया के अंदर पाए जाते हैं, या फिर इसे अपन मेटाजोआ भी कह रहे हैं। देन हम इसकी जो एनिमेलिया जो किंगडम है इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम्स इसके अंदर पाए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इसके जनरल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अपन स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो किंगडम एनिमेलिया है इसका जो शब्द है एनिमेलिया, इसका ये जो लैटिन है एनिमा से बना है, जिसका मतलब होता है एयर, ब्रीथ या फिर साउंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमेलिया के बारे में। देखिए क्या चीज़ें हैं कि जो एनिमल्स हैं जिसे अपन मेटाजोअन्स भी कह रहे हैं, ये प्लांट से कुछ चीज़ों पे या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफरेंस होते हैं। जैसे कि इनके अंदर एब्सेंस ऑफ प्लास्टिड पाई जाती है, यानी प्लास्टिड होते हैं उनकी एब्सेंट होती है, वो अनुपस्थित होते हैं। साथ ही साथ सेल वॉल इनके अंदर एब्सेंट पाई जाती है, और जो सेंट्रल वैक्यूल है वो भी इनके पास अनुपस्थित रूप से पाई जाती है, यानी कि हमें देखने को नहीं मिलती। जो छोटी छोटी वैक्यूल हमें देखने को मिलती है वो पेरीफेरी की तरफ हमें देखने को मिलती है, जो सेंट्रल में इनके न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस हैं जो कि प्लांट सेल हैं अलग बनाते हैं एनिमल्स को या फिर मेटाजोअन्स को। अब यदि हम इनकी डाइवर्सिटी की बात करें तो 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा विविधता हमें दिखाई देती है, जिनके अंदर जो हमें ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं। चाहे उनकी हम शेप की बात कर लें, यानी बहुत सारी शेप्स हमें देखने को मिलती हैं, चाहे हम उनकी साइज़ की बात कर लें, चाहे हम उनके कलर की बात कर लें, हैबिट्स की बात कर लें, हैबिटेट की बात कर लें, स्ट्रक्चर की बात कर लें, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये एनिमेलिया के बारे में हमने बेसिक चीज़ें बात की। अब देखिए, हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एनिमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है कि दे आर मल्टी सेलुलर कंज्यूमर ऑफ द इकोसिस्टम। पहली चीज़ हमारे सामने ये शब्द निकल के आ रहा है, मल्टी सेलुलर, यानी कि सेल के बेसिस पे जब हमने इनका क्लासिफिकेशन किया था तो वहाँ हमने दो चीज़ें देखी थी। एक होते हैं यूनिसेलुलर, जिनके पास केवल एक सेल होती है। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर, जिनके पास बहुत सारी सेल मिलकर काम करती हैं। तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं एनिमल्स जो होते हैं एनिमेलिया के अंदर, जो एनिमल आते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म आते हैं। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के अंदर। तो इकोसिस्टम के अंदर ये हमेशा कंज्यूमर की फॉर्म में रहते हैं। इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर के रूप में रहते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो कंज्यूमर के रूप में रहते हैं। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसलिए इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है प्रोड्यूसर के ऊपर। ठीक है, दूसरा करेक्टर है इनका, दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी कि हमने जब सेल्स के टाइप देखे थे तो दो प्रकार की सेल थी, एक प्रोकैरियोटिक थे, एक यूकैरियोटिक थे। एनिमल समेटा यूकैरियोटिक सेल्स होती है, यानी इनके पास एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लास्टिड इनके अंदर नहीं पाई जाती, और सेंट्रल वैक्यूल इनके पास नहीं पाई जाती। और एक जो खास बात है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, यानी कि इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं पाए जाते। यही कारण है कि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और इनको डिपेंड रहना पड़ता है प्रोड्यूसर के ऊपर। क्योंकि प्लांट है उनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, वो सन से एनर्जी लेते हैं, देन फूड है उसको बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और ये जो कंज्यूमर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको कंज्यूम करते हैं, प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, देन अपनी एनर्जी जो है उसको लेते हैं। अगला देखिए, लोअर एनिमल्स एग्जिबिट सेलुलर और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एनिमल्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम इनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि किस प्रकार से इनकी बॉडी है उसका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि एक सेल ही उनकी पूरी बॉडी को ऑर्गेनाइज करके रखती है। थोड़े ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और वो टिश्यू लेवल की बॉडी है उनको ऑर्गेनाइज करके रखती है, और सारे काम वही फंक्शन वहाँ पे चलते हैं। लेकिन जो हायर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। टिश्यू से बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर एक सिस्टम बनता है, बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, हमारा माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गई, टीथ हो गए, हमारे टंग हो गई, ठीक है, और आपके ईसोफेगस हो गई, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गई। तो ये सारे ऑर्गन्स हैं, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जो लोअर एनिमल्स हैं उनके अंदर सेलुलर या फिर टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, और हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलेगा। अगला देखिए, मोस्टली फ्री लिविंग एंड सम आर फिक्स्ड। अब यहाँ पे हम हैबिटेट की बात कर रहे हैं इनके, तो बहुत से जो एनिमल्स होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, यानी कि वो आसानी से कहीं भी घूम फिर सकते हैं, जा फिर सकते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एक जगह फिक्स रहते हैं, जिसमें आपके स्पॉन्ज आते हैं या फिर कुछ सीलेंट्रेट्स आते हैं, जो एक ही जगह पर आके
चिपक जाते हैं, एक उनका बेस बन जाता है, स्थान बन जाता है, वहाँ पे वो चिपक जाते हैं और वहीं से वो सारे काम करते रहते हैं। जैसे स्पंज की बात करें या फिर सीलेंट्रेट की बात करें तो ये ज़्यादातर पानी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किसी स्थान पर चिपक जाएंगे और चिपकने के बाद जैसे पानी की लहरों के साथ जो भी चीज़ें आएगी, चाहे वो फूड हो गया, कोई छोटे मोटे एनिमल्स हो गए, उनको कंज्यूम कर लेंगे, देन पानी की सहायता से ही उसको फ्लश आउट कर देंगे अपनी बॉडी से। तो ये इनके अंदर हमें हैबिटेट की कुछ बातें देखने को मिलती हैं। आगे देखिए, दे टेक फूड बाई इंजेशन, जैसे होलोजोइक इन न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटरनल कैविटी। ठीक है, अब देखिए फूड को ये हमेशा इंजेशन की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी बात करें होलोजोइक, और यदि हम इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन रखते हैं। इनका डाइजेशन हमेशा एक इंटरनल कैविटी के अंदर होता है, यानी कि इनके अंदर इंटरनल प्रकार का डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। सम फॉर्म हैव एब्जॉर्प्ड न्यूट्रिशन एंड देयर डाइजेस्टिव कैविटी इज एब्सेंट, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिशन हमें देखने को दिखाते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट एनिमल या फिर कोई कंप्लीट फूड पार्टिकल उसको अंदर ले लेते हैं, देन उसका डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करने के बाद उसके जो न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, देन जो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है या जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। लेकिन एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी हमें देखने को नहीं मिलती, बाहर ही बाहर उसको डाइजेशन करेंगे, देन उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अपनी बॉडी के द्वारा। ठीक है, और द अनडाइजेस्टिव फूड इज रिमूव्ड बाय इजेशन, यानी कि फूड को लेंगे तो उसे इंजेशन कहेंगे, और जब जो बेस्ट प्रोडक्ट है या अनडाइजेस्टेड फूड उसको बाहर निकाला जाएगा बॉडी से, उसे अपन इजेशन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, दे हैव मसल सेल, ठीक है, एंड नर्व सेल्स। ठीक है, अब देखिए मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलेगा हमारी बॉडी पार्ट्स के अंदर। वहीं नर्व सेल्स की बात करते हैं तो जो हमारे नर्व इम्पल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करते हैं नर्व सेल्स के द्वारा। जो पॉरीफेरेंस होते हैं उनके अंदर नर्व सेल्स देखने को नहीं मिलती, यानी उनके अंदर नर्व सेल्स हैं वो एब्सेंट होती है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम इनके सेक्सुअल यानी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ए सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का हमें देखने को मिलता है, लेकिन हायर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जनरली हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए, दे एग्जिबिट मियोसिस एंड फॉर्म गैमेट्स ओनली हैप्लॉइड स्टेज बिफोर फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे हम रिप्रोडक्शन के अंदर थोड़ी सी बात करें तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है उससे पहले ये मियोसिस करते हैं, और मियोसिस करने के बाद गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, और गैमेट समेत इनके हैप्लॉइड स्टेज में देखने को मिलते हैं, यानी कि एन स्टेज में हमें इनके गैमेट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। देन दोनों गैमेट्स आपस में आते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फ्यूज़ होने के बाद इनका फर्टिलाइजेशन होता है, देन जाइगोट बनता है, और आगे जो प्रोसेस चलती रहती है डेवलपमेंट की वो हो जाती है। ठीक है, इन एडल्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल दे हैव टिपिकल डिप्लॉयड और ट्रिप्लॉयड बॉडी, द जाइगोट फॉर्म अ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो। अब आगे जब एडल्ट स्टेज इनकी बढ़ती है तो इनके जो गैमेट्स हैं वो डिप्लॉयड होने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर बॉडी हो ट्रिप्लॉयड होना स्टार्ट हो जाती है, और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और जाइगोट कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉयड फॉर्म में बनता है, यानी कि 2n फॉर्म में वो बनता है, और वो आगे जाके क्या बनाता है, मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनाता है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे एनिमेलिया के। अब हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं, जनरल फीचर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला फीचर है हमारे सामने हैबिटेट। हैबिटेट की हम बात करते हैं, देखिए हैबिटेट में मे बी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि दो हैबिटेट हमें देखने को मिलते हैं, या तो ये एक्वेटिक रहेंगे यानी पानी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, दूसरे टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं यानी कि ये स्थल पर हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन एक्वेटिक एनिमल्स की, यानी कि जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे, जैसे कोई नदी का पानी हो गया, ठीक है, उसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे, या फिर मराइन यानी समुद्र के पानी के अंदर भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स की हम बात करते हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि पाउंड के अंदर, तालाब हो गया आपका, रिवर के अंदर, नदी के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, जैसे आपका घोंघा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रॉन हो गए, ये सारे क्या हैं, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, यानी कि ये फ्रेश वाटर में ही हमेशा हमें देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं मराइन एनिमल्स की, यानी कि जो समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं, ये सी वाटर में रहेंगे, वेयर सॉल्ट कंसंट्रेशन इज हाई, यानी कि यहाँ जो इनके हैबिटेट है उसके अंदर जो सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेगी। और इनके एग्जांपल की बात करें तो जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं, जैसे आपकी स्टारफिश हो गई, ठीक है, कार्टिलेज फिशेज हो गई आपकी, और मोस्ट ऑफ स्पंज एंड सीलेंट्रेट्स कहाँ हमें देखने को मिलेंगे, ये सारे के सारे हमें देखने को मिलेंगे आपके मराइन के अंदर, यानी कि सी वाटर के अंदर। ठीक है, अब होते हैं पैलेजिक। पैलेजिक होते हैं एनिमल्स लिव इन सी और ओपन वाटर। ठीक है, यानी कि ये हमेशा समुद्र में हमें देखने को मिलेंगे या फिर खुले पानी में हमें देखने को मिलेंगे, और ये अपन पैलेजिक एनिमल्स कहते हैं, जिसमें आपकी आती है जेलीफिश। ठीक है, और जेलीफिश के और यदि पैलेजिक की हम और आगे बात करें, दो क्लासेस की हमारे सामने आती हैं, जैसे होते हैं सबसे पहले जू प्लैंकटन। ठीक है, जू प्लैंकटन का मतलब क्या होता है, ड्रिफ्ट विद वाटर करंट, यानी कि जहाँ पानी की लहर जाएगी उधर की तरफ ये चलते हुए चले जाएंगे, ये अपना कोई भी काम नहीं करते हैं। ठीक है, जिधर पानी की जो वाटर करंट जा रही है, पानी की लहर जा रही है, उधर ये चलते चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स एंड देयर लार्वा, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं या फिर उनके लार्वा होते हैं वो कैसे होते हैं, जू प्लैंकटन प्रकार के होते हैं। अगले होते हैं नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स क्या होते हैं, स्विम एक्टिवली इवन अगेंस्ट वाटर फ्लो,
यानी कि ये वाटर करंट के साथ नहीं जाते। यदि इन्हें कहीं जाना होता है तो ये वाटर के अगेंस्ट, जो वाटर करंट जा रहा है उसके अगेंस्ट भी ये जा सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ फिशेज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है। एक्वेटिक के अंदर ही अगला प्रकार आता है हमारे सामने बेंथिक। बेंथिक कौन से एनिमल्स होते हैं जो कि बॉटम ऑफ सी में रहते हैं। ठीक है। यानी कि समुद्र की बिल्कुल तली में रहेंगे, और तली में रहने के लिए इन्हें क्या कहा जाता है, बेंथिक कहा जाता है। और इनका एग्जाम्पल है आपके सामने स्टारफिश, जो हमेशा समुद्र की तली में हमें देखने को मिलती है। अगले होते हैं न्यूस्टन। न्यूस्टन कौन से एनिमल्स हैं जो कि फ्लोट करते हैं या फिर स्विम करते हैं वाटर के सरफेस, यानी वाटर का सरफेस है सी लेवल का जो ऊपर का सरफेस होता है उस पर हमेशा ये तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं, उन्हें अपन कहते हैं न्यूस्टन। ठीक है। अगले आते हैं हमारे सामने सेस्टन। सेस्टन कौन से होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दैट फ्लोट ऑन और स्विम इन द वाटर। यानी कि सेस्टन उस चीज़ को कहते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर कोई नॉन लिविंग थिंग हो गई, जैसे वाटर बॉटल हो गई या कोई कचरा है जो समुद्र के अंदर है, वो यदि वाटर के ऊपर तैरता है, स्विम करता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, सेस्टन कहते हैं। अगले आता है हमारे सामने ट्रिप्टन। ट्रिप्टन क्या होता है, नॉन लिविंग सेस्टन फ्लोट और स्विम इन वाटर। यानी कि ट्रिप्टन के अंदर हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स आएंगी, और वो पानी के ऊपर यदि तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, ट्रिप्टन कहेंगे। अगले होते हैं हमारे सामने नेरेटिक। नेरेटिक क्या होते हैं, एनिमल्स आर प्रेजेंट इन कोस्टल वाटर। कोस्टल वाटर का मतलब क्या होता है कि जैसे लैंड हो गई, मान के चलिए, जैसे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये मान के चलिए समुद्र का किनारा है। ठीक है। और यहाँ से पूरा समुद्र है, ये बह के आ रहा है पूरा। ठीक है, कंप्लीट आगे। तो ये जो एरिया है इसे अपन कहेंगे कोस्टल एरिया, जहाँ पे समुद्र और आपकी जो धरती है, जो लैंड है, वो आपस में मैच कर रही है, उसे अपन कहते हैं कोस्टल एरियाज। ठीक है। तो जो एनिमल्स कोस्टल एरिया के अंदर पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, नेरेटिक एनिमल्स कहते हैं। अगले होते हैं सेडेंट्री या फिर सेसाइल। एनिमल्स अटैच टू द सबस्ट्रेटम, यानी कि किसी आधार से, किसी सबस्ट्रेट से यदि चिपके हुए हैं तो उसे अपन सेडेंट्री कहेंगे या फिर सेसाइल्स एनिमल्स कहते हैं। इसके अंदर आते हैं आपके एपिजून्स। एपिजून्स एनिमल फिक्स्ड ओवर देयर एनिमल्स। यानी कि एपिजून्स का मतलब क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर ही फिक्स रहते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर ही चिपके रहते हैं, उसे अपन कहते हैं एपिजून्स। ठीक है। कुछ होते हैं पेरीफाइटोन या फिर एपीफाइटिक, फिक्स्ड और अटैच ओवर रूटेड प्लांट्स। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि रूटेड प्लांट्स के ऊपर अटैच रहते हैं, फिक्स रहते हैं, उसे अपन पेरीफाइटन या फिर एपीफाइट्स कहते हैं। दूसरे होते हैं एपिलाइथिक। एपिलाइथिक क्या होते हैं, फिक्स्ड ऑन रॉक्स और स्टोन। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि रॉक्स पे या फिर स्टोन्स पे फिक्स रहते हैं, उन्हें अपन एपिलिथिक कह देते हैं। तो ये सारे के सारे एनिमल्स आपके कौन से थे, वाटर के अंदर जिनका हैबिटेट पाया जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर हम इन्हें पढ़ते हैं। इतने सारे टाइप्स हैं आपके एक्वेटिक एनिमल्स के। ठीक है। अगला देखिए टेरेस्ट। अगला हमारे सामने आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है। यदि स्थलीय जीवों की हम बात करते हैं, तो जो एनिमल्स स्थल के ऊपर रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, धरती के ऊपर रहते हैं, उसे अपन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। अब इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे देखिए आपका फॉसिलियल लिविंग इनसाइड बोरो, जो हमेशा बिल बना के रहते हैं, बिल के अंदर रहते हैं, जैसे आपका स्नेक हो गया, अर्थवर्म हो गया, रैबिट हो गया, डक बिल्ड प्लेटिपस हो गया, ये सारे कैसे हैं, फोसोरियल एनिमल्स हैं। ठीक है। अगले हैं हमारे सामने अर्बोरियल। अर्बोरियल क्या होता है, जो कि ट्री के ऊपर रहते हैं, उन्हें अपन अर्बोरियल कहते हैं। जैसे आपकी चमगादड़ हो गई, एप्स हो गए, मंकीज हो गए, मोस्ट ऑफ बर्ड्स हो गए, इन्हें अपन क्या कहते हैं, अर्बोरियल कहते हैं। क्रूशेरियल कहते हैं किन्हें, जो फास्ट रनर्स होते हैं, जो बहुत तेजी तेजी से भागते हैं, जैसे आपका टाइगर हो गया, लॉयन हो गया, हॉर्स हो गया, कंगारू हो गए, डॉग हो गए, इन्हें अपन कर्शोरियल कहते हैं, कर्शोरियल एनिमल्स। ठीक है। अगला देखिए हैं कैंसोरियल। कैंसोरियल एनिमल्स एनिमल्स कौन से हैं, क्लाइम ऑन द वॉल और रॉक्स। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दीवार पे चढ़ जाते हैं, पत्थरों पे चढ़ जाते हैं, उन्हें अपन कैंसोरियल एनिमल कहते हैं। जैसे आपकी वॉल लिजार्ड हो गई, ठीक है, फ्लाइंग स्क्विरियल हो गई, जो उड़ने वाली गिलहरी होती है। ठीक है। कुछ होते हैं एरियल या वॉलेंट या फिर फ्लाइंग, जो हमेशा फ्लाइंग है यानी उड़ सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को, जैसे आपके वर्ड्स हो गए, चमगादड़ हो गई, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट हो गए, जो उड़ सकते हैं, उन्हें अपन एरियल कहते हैं, वॉलेंट कहते हैं या फिर फ्लाइंग कहते हैं। अगले होते हैं केव ड्वेलर्स। केव ड्वेलर्स क्या होते हैं, रिसाइड इन द केव, जो हमेशा केव के अंदर रहते हैं, गुफा के अंदर रहती हैं, जैसे आपकी वेट्स हो गई यानी चमगादड़ हो गई। डायूरेनल। डायूरेनल कौन से होते हैं, एक्टिव ड्यूरिंग डे हॉवर्स। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि हमेशा या फिर अ, दिन के समय एक्टिव रहते हैं, रात के समय वो सो जाते हैं, जैसे आपकी बटरफ्लाई हो गई या फिर हाउस फ्लाई हो गई। ये रात में हमें बहुत कम देखने को मिलती है या फिर मिलती ही नहीं है, ये केवल दिन में मिलती हैं। नॉक्टोरियल एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि नाइट आवर्स में एक्टिव रहते हैं, जो दिन के अंदर एक्टिव नहीं रहते, जैसे कि मोथ हो गया और बैट्स हो गई, आउल हो गई, ये नॉक्टोरियल एनिमल्स हैं। अगले एनिमल हो गए आपके वेस्पर्टीन। वेस्पर्टीन के अंदर कौन आता है, एक्टिव ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, जो शाम के समय एक्टिव रहते हैं, जैसे आपकी वर्ड्स हो गई, पक्षियाँ होती हैं। ठीक है। ये शाम के समय ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अगले अगले होते हैं आपके एयूरूरल। ये होते हैं एक्टिव ड्यूरिंग डाउन, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। डाउन का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग का टाइम होता है जब सूरज निकल रहा होता है, उसे अपन डाउन कहते हैं। जैसे आपका केंचुआ, जोक हो गई, केंचुआ हो गई। आपने कभी देखा होगा कि जब सुबह सुबह गांव के अंदर हम उठ के जाते हैं तो वहाँ पे हमें जोक देखने को मिलती है या फिर केंचुआ देखने को मिलता है, और पूरे दिन या फिर शाम के समय हमें बहुत कम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगले होते हैं पैरासाइट्स।
लिव ऑन और इन द बॉडी ऑफ अदर्स, यानी कि या तो बॉडी के ऊपर रहेंगे या किसी अदर जो एनिमल्स है उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे। जैसे आपका फ्लूक हो गया, टेपवर्म हो गया, टिक्स हो गई, माइट्स हो गए, इन्हें अपन क्या कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। देखिए एग्रीगेशंस की हम बात करते हैं तो ये बताता है कि एनिमल्स या तो सॉलिटरी होंगे, सॉलिटरी का मतलब या तो लिविंग अलोन रहेंगे, वो हमेशा अलोन रहेंगे, एक साथ हमें अकेले अकेले हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे आपका टेपवर्म हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, ठीक है। ग्रीगेरियस हो सकते हैं वो, ग्रीगेरियस का मतलब क्या होता है कि हमेशा एग्रीगेशंस में रहेंगे, झुंड में रहेंगे, जैसे आपका लोकस्ट हो गया, ठीक है। या फिर कॉलोनियल रहेंगे, वो कॉलोनी बना के रहेंगे, ग्रुप बना के रहेंगे। ऑब्लिगेटरी इंडिपेंडेंस रहेंगे, जैसे आपकी टर्माइट्स हो गई, हनी बीज हो गई, इनका एक सोशल नेटवर्क होता है, अपना आपस में सोशली बना के रहते हैं ये, ठीक है। एनिमल्स यूजुअली एग्रीगेट ड्यूरिंग माइग्रेशन और मीटिंग, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, यानी समूह बनाते हैं अपना, या तो माइग्रेट करना हो, किसी जगह पे अपने मीटिंग करनी हो, ठीक है। द ग्रुप ऑफ दीज ग्रीगेरियस एनिमल्स आर नोन डिफरेंटली एज, यानी कि इनके जो ग्रीगेरियस एनिमल्स होते हैं जो झुंड बना के रहते हैं, इनके एक ग्रुप को अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि यदि शीप और पैरट ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे फ्लॉक, ठीक है। यदि लोकस्ट और बीज अपना ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे क्या, स्वार्म, ठीक है। यदि फिशेज अपना ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे शोल। यदि कैटल या फिर जेब्रा का ग्रुप है तो उसे अपन कहेंगे हर्ड, ठीक है। यदि मंकी और लॉइंस अपना ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे ट्रूप, ठीक है। यदि यंग वंस ऑफ पिग्स एंड डॉग्स एंड कैट, यानी कि छोटे छोटे बच्चों, चाहे वो सुअर के बच्चे हों, कुत्ते के बच्चे हों, बिल्ली के बच्चे हों, उसे अपन कहेंगे लिटर्स, ठीक है। यदि हॉर्स अपना ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे पैक। यदि डियर अपना ग्रुप बना रहे हैं, हिरणों का कोई ग्रुप है तो उसे अपन कहेंगे शोन। यदि वेल अपना ग्रुप बना रहे हैं या फिर परपोइजेस अपना ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे स्कूल। यदि पिकॉक अपना ग्रुप बना रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे मस्टर। यदि सील्स अपना ग्रुप बना रही है तो उसे अपन कहेंगे रॉकरी। यदि चिकन्स यानी मुर्गियों का अपना ग्रुप है तो उसे अपन कहेंगे ब्रॉड, ठीक है। अब यदि हम इनकी फैमिली की बात करते हैं, ये तो इनके ग्रुप्स के नाम हो गए। यदि हम इनकी फैमिली की बात करते हैं तो मोनोगेमस की बात करें सबसे पहले, वन फीमेल एंड वन मेल यदि किसी ग्रुप के अंदर है तो उसे अपन कहेंगे मोनोगेमस, जिसके अंदर आपकी स्पोरो आती है, वाइट बैंड गिबन आ गया, ठीक है। यदि पॉलीगेमस की हम बात करते हैं तो एक मेल रहेगा, उसके साथ बहुत सारी फीमेल्स हमें देखने को मिलेंगी, जैसे कि हम हिरन के ग्रुप के अंदर देखने को मिलती है। अगला आता है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब क्या होता है, फीमेल इज अ हेड ऑफ फैमिली, यानी किसी भी फैमिली या किसी भी ग्रुप की यदि फीमेल हेड है, फीमेल उस ग्रुप को हेड कर रही है, लीड कर रही है, तो उसे बनेंगे मैट्रियार्की। जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं, उसको हमेशा कौन लीड करता है, फीमेल लीड करती है। यदि पैट्रियार्की की बात करते हैं, मेल इज हेड ऑफ फैमिली, यानी फैमिली का हेड है वो मेल है, तो उसे अपन कहेंगे पैट्रियार्की। जैसे डियर हो गया, जेब्रा हो गया। तो ये आपके किसकी हम बात कर रहे हैं, एग्रीगेशंस की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो हैबिटेट है वो कंप्लीट हो चुका है। अगले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं। देखिए लेवल ऑफ ग्रेड एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन कौन से लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसके अंदर एनिमल्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन ए सेलुलर या फिर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के एनिमल्स आते हैं हमारे सामने, यानी जिनके अंदर सेल नहीं है, जिनके अंदर सिर्फ प्रोटोप्लाज्म है, वही सारे काम कर रहा है, चाहे डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, तो सारे के सारे काम प्रोटोप्लाज्म कर रहा है, या फिर सेल उनके अंदर एब्सेंट है, उसे अपन ए सेलुलर कहते हैं। ऑल द एक्टिविटीज आर फंक्शन बाई वन ऑफ सेल बॉडी, यानी केवल एक सेल है जो सारे फंक्शन कर रही है बॉडी के, जिसके अंदर आपके प्रोटोजोआ आते हैं या फिर ए सेलुलर प्रोटिस्ट आते हैं, ठीक है। दूसरी आती है हमारे सामने सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल की हम बात करते हैं, इसके अंदर ऐसे एनिमल आते हैं जो कि बहुत सारी सेलों से मिलकर बने हैं, चाहे इनके अंदर सेल बहुत सारे हैं लेकिन वो किसी भी प्रकार का एक डेफिनेट रूप से टिश्यू नहीं बनाते हैं, यानी ऊतक का निर्माण वो नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी भी प्रकार का उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पाया जा रहा है, सिर्फ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, लेकिन वो ना टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं, ना उनके अंदर कोई कोऑर्डिनेशन पाया जा रहा है। तो उस प्रकार के बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल कहते हैं, जिसके अंदर मीजोजोन्स आते हैं या फिर स्पॉन्ज आते हैं। स्पॉन्ज इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जब हम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में और बताऊंगा इसके अंदर चीज़ें। अगला आता है हमारे सामने सेल टिश्यू लेवल, ठीक है। सेल मिल गई और उनके अंदर कोऑर्डिनेशन हो गया, एक डेफिनेट टिश्यू का वो फॉर्मेशन कर लेती है, उसे अपन सेल टिश्यू लेवल कह लेते हैं, ठीक है। मैनी सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, उसे अपन क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। यहाँ पे 4 प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, यहाँ 4 प्रकार के टिश्यू हमें देखने को मिलते हैं ओवरऑल एनिमल्स के अंदर, जिसके अंदर आपका एपिथेलियल टिश्यू आता है जो कि सेल्स का फॉर्मेशन करता है, स्किन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जिसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू आता है जिसके अंदर ब्लड आता है, आपका मस्कुलर टिश्यू आता है जो कि मसल्स का फॉर्मेशन करता है, और नर्वस टिश्यू आता है जिसके अंदर नर्व सेल्स हमें देखने को मिलती हैं। और जिनके अंदर सेल टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है उनके अंदर 2 जर्म लेयर पाई जाती है, एक एक्टोडर्म होती है और दूसरी एंडोडर्म होती है, और 2 लेयर पाई जा रही है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स यहाँ पे कह रहे हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके निडेरियंस हो गए या फिर आपके सीलेंट्रेट्स हो गए, ये 2 फाइलम ऐसे हैं, ये 2 फाइलम के एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर सेल टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। अगला आता है हमारे सामने टिश्यू ऑर्गन लेवल। बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन फिर एक स्पेशलाइज फंक्शन करेंगे, ठीक है। देखिए देयर टिश्यू आज एग्रीगेटेड टू फॉर्म ऑर्गन, यानी जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में एग्रीगेट करेंगे, मिलेंगे और मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे, जो कि मोर ज़्यादा
मोर स्पेशलाइज्ड हो जाएगा टिश्यू से, यानी कि मोर स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर पाएगा टिश्यू के मुकाबले। ठीक है, दे हैव अ थर्ड सेलुलर जर्म लेयर इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जिसे अपन क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, मीजोडर्म कहते हैं। तो ऐसी एनिमल क्या कहलाते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहलाते हैं, जिसके अंदर आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस है। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि केवल और केवल प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम ऐसा है जिसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपसे ट्रिप्लोब्लास्ट का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस लगाना है। ठीक है, और अगला है हमारे सामने ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे ऑर्गन हैं और ऑर्गन मिलके क्या बना लेते हैं, सिस्टम का निर्माण कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दीज एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर एंड सेवरल ऑर्गन्स आर एसोसिएट टू फॉर्म अ डिस्टिंक्ट सिस्टम टू परफॉर्म अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। यानी कि जितने भी आपके ऑर्गन हैं वो मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे और सिस्टम बनाने के बाद एक पर्टिकुलर फंक्शन को वो परफॉर्म करेंगे, जिसके आपके राउंड वर्म से लेके, यानी कि आपके एस्के हेलमिंथेस से लेकर और आपके मेमल्स तक सारे के सारे जितने भी एनिमल्स आते हैं, फाइलम आते हैं, वो सब क्या बनाते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम हमें देखने को उनके अंदर मिलता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब बॉडी प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहला बॉडी प्लान आता है हमारे सामने सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। यानी कि कोशिकाएं हैं, उनका एग्रीगेशन होगा, एक झुंड बनेगा और उनके अंदर मेजर डेफिशिएंसी यानी बहुत कम डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलेगा, बहुत कम विभेदन हमें देखने को मिलेगा, कोई भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन यानी समायोजन उनके अंदर नहीं होगा। ऐसे एनिमल्स आते हैं हमारे सामने, स्पंज आते हैं। अगला है हमारे सामने ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, यानी कि अंधनाल बॉडी प्लान। इसके अंदर क्या होता है कि द बॉडी इज लाइक अ सैक और कैविटी विद नो ओपनिंग विच एक्ट एज बोथ माउथ एंड एनस। यानी कि बॉडी सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि एक बॉडी प्लान है ऐसे, ठीक है, यानी एक ही इसके अंदर ओपनिंग होती है, एक ही इसके अंदर आउटनिंग होती है। ठीक है, एक ही चीज़ से एक ही ओपनिंग से चीज़ें अंदर जाएंगी और उसी से चीज़ें बाहर निकलेंगी। यही चीज़ें काम करती हैं माउथ और एनस के रूप में। इसे अपन इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल भी कह लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके फ्लैट बॉम्ब आते हैं या फिर सीलेंट्रेट आते हैं। तो ये दूसरा बॉडी प्लान हो गया आपका। तीसरे बॉडी प्लान की बात करते हैं तो ट्यूब विद इन अ ट्यूब प्लान, यानी कि नली के अंदर नली। इसके अंदर जैसे आपके मान के चलिए ये एक नली हो गई और इसके अंदर फिर दूसरी नली हमें इस प्रकार से देखने को मिलेगी, जिसे अपन नली के अंदर नली बॉडी प्लान कह रहे हैं। द बॉडी प्लान फॉर्म्स एन आउटर ट्यूब एन एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म एन इनर और सेकेंड ट्यूब। ठीक है, तो जो बॉडी वॉल है, ये जो बॉडी वॉल है ये तो बना रही है आपकी आउटर ट्यूब। ठीक है, और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ये बना रही है आपकी इनर ट्यूब। तो यानी ट्यूब के अंदर ट्यूब है तो इसे अपन क्या कहते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद टू ओपनिंग। यदि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो ओपनिंग है, माउथ अलग है एनस अलग है, तो उसे अपन कहेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और यदि एलिमेंट्री कैनाल केवल एक ओपनिंग है, वही माउथ बना रही है वही एनस बना रही है, तो उसे अपन कहेंगे इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एंटीरियर जो माउथ होता है वो इंजेक्शन के लिए होता है, यानी भोजन को एंटर कराने के लिए होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है माउथ होता है वो एनस के रूप में काम कराता है और उसे अपन इजेशन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब इनके टाइप्स की बात करते हैं तो देखिए के अंदर दो टाइप्स आते हैं हमारे सामने, प्रोटोस्टोम्स आते हैं, प्रोटोस्टोमस आते हैं या फिर प्रोटोस्टोमी बॉडी प्लान आता है। दूसरा आता है हमारे सामने ड्यूटेरोस्टोम्स या फिर ड्यूटेरोस्टोमी बॉडी प्लान। तो जो प्रोटोस्टोमी का मतलब क्या होता है कि माउथ इज फॉर्म अर्लियर देन एनस फ्रॉम ब्लास्टोपोर ऑफ आर्केंड्रॉन एंड गैस्ट्रूरा लार्वा। यानी कि जब बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो मोरूला आता है, ब्लास्टूला आता है, गैस्ट्रूली जो प्रोसेस आती है, गैस्ट्रुलेशन जब होता है तो उसके अंदर एक ब्लास्टोपोर छेद बनता है। उस ब्लास्टोपोर से यदि पहले माउथ बन गया तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम कहेंगे या फिर प्रोटोस्टोमी बॉडी प्लान कहेंगे। और यदि उस ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनस फॉर्म हो जाता है, एनस इज फॉर्म फर्स्ट देन ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रूला, यानी कि माउथ से पहले यदि एनस का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसे अपन ड्यूटेरोस्टोम्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आते हैं आपके कॉर्डेक्स, जिसके अंदर हम भी आते हैं ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर हमेशा किस प्रकार का बॉडी प्लान पाया जाएगा, ड्यूटेरोस्टोम प्रकार का बॉडी प्लान पाया जाएगा। और जितने भी आपके फ्लैट बम हो गए या फिर राउंड बम्स हो गए, एनिलेट्स हो गए, मूलस्क हो गए, आर्थ्रोपोड्स हो गए, जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोस्टोम्स देखने के लिए मिलेगा। और यदि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ही हम इकानोडर्म्स और हेमिकोडेट को ले लें तो उनके अंदर हमें ड्यूटेरोस्टोम्स या फिर ड्यूटेरोस्टोमस बॉडी प्लान हमें देखने को मिलेगा। चीज़ आपको समझ आ रही है। जैसे कि प्रोटोस्टोम की बात करें तो सबसे पहले माउथ बन रहा है, पहले किसे, एनस से पहले माउथ बन जा रहा है तो उसे अपन प्रोटोस्टोम कह रहे हैं। और यदि माउथ से पहले एनस बन रहा है तो उसे अपन क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम कहेंगे। ठीक है, तो ये आपके बॉडी प्लान की बात हो गई जो कि आपको समझ में आ गई। अगला करेक्टर है हमारे सामने सिमेट्री। अब हम इनके सिमेट्री की बात करेंगे कि कौन कौन सी सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑन टू साइड ऑफ मेन एक्सिस ऑफ बॉडी, देयर टाइप्स आर। यानी कि सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए ये कोई एनिमल है, ठीक है, अब यदि हम इसके बॉडी पार्ट्स के दो साइड बना दें, एक मेन एक्सिस है जो कि इसकी मेन एक्सिस, अब इससे दो बॉडी पार्ट्स बन गए। ठीक है, एक ये वाला बॉडी पार्ट, एक ये वाला बॉडी पार्ट, इसको अपन क्या कहते हैं, सिमेट्री कहते हैं। तो सिमेट्री कितने प्रकार की होती है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आते हैं हमारे सामने एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्रकार की सिमेट्री इनके अंदर नहीं पाई जाती। जैसे अपन अमीबा का एग्जांपल ले लें, ये
अब यदि आप इसको मेन एक्सेस से काटेंगे इधर, तो आप ये पार्ट्स देखेंगे ये अलग है, ये अलग है। यदि आप इधर से इसको काटेंगे तो ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। तो किसी भी प्रकार की सिमेट्री हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। तो ये किस प्रकार का एनिमल है, एक एसिमेट्रिकल एनिमल्स हमें देखने को मिलता है। बॉडी इज हाईली इरेगुलर दैट इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू सिमिलर पार्ट बाय एनी प्लेन, यानी किसी भी प्लेन से हम ऐसे टू सिमिलर पार्ट के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते। इसके अंदर आपके सर्टेन स्पंज आते हैं और स्नेल आता है, यानी घोंगा आता है। तो ये कैसे एनिमल हैं, ये आपके एसिमेट्रिकल एनिमल्स के अंदर आते हैं। दूसरे आते हैं हमारे सामने सिमेट्रिकल, यानी इनके अंदर सिमेट्री पाई जाएगी। इनके बॉडी प्लान की हम बात करें तो इनको दो बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि बॉडी पार्ट आपके सेम रहेंगे। अब ये बॉडी प्लेन है आपके, वो एक हो सकता है या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहला आता है हमारे सामने स्फेरिकल या फिर यूनिवर्सल सिमेट्री। इसके अंदर क्या होता है कि द बॉडी इज लाइक अ बॉल कैन बी डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। ठीक है, जिसमें एग्जांपल आता है सम कोरल्स, यानी कि इनकी बॉडी कैसी होगी, बिल्कुल बॉल की शेप की रहेगी। अब इसके अंदर आप किसी भी एक्सेस से काटिए, दो प्लेन आपके सामने देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने इसको बीच से काटा, ये वाला एक्सेस, तो दो बॉडी प्लान बन गए। ठीक है, इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ से काटूँ तो दो बॉडी पार्ट्स बन गए, यहाँ से काटूँ तो दो बॉडी पार्ट्स बन गए, यहाँ से काटूँ तो दो बॉडी पार्ट्स बन गए। तो इसके अंदर बहुत सारे बॉडी प्लेन बन सकते हैं, जहाँ से हम इसे काट के दो बॉडी पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिमेट्री को कहते हैं अपन स्फेरिकल सिमेट्री। ठीक है, अगली आती है हमारे सामने रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि द बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैट और सिलेंड्रिकल, यानी टॉल रहेगी, लंबी रहेगी, फ्लैट होगी। इट कैन बी डिवाइड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर फॉर्म ऑफ टॉप टू बॉटम, यानी कि इनकी बॉडी कुछ इस तरह की रहेगी। ठीक है, टॉल रहेगी। इसके अंदर यदि हम प्लेन की बात करें तो ये प्लेन हमारे सामने बनता है, जिसके अंदर दो इक्वल बॉडी पार्ट्स के अंदर ये क्लियर हो जाता है। जिसके अंदर एग्जाम्पल होगा आपका स्पंज होंगे, सीलेंट्रेट रहेंगे, इकोनोडर्म्स रहेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपकी टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री। बॉडी पार्ट जो है वो अरेंज रहेंगे चार या फिर चार के मल्टीपल में, जैसे चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, इस तरीके से यदि बॉडी पार्ट्स अरेंज हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, टेट्रामेरस रेडियल सिमेट्री कहेंगे, जिसके अंदर एग्जाम्पल है आपका जेलीफिश। ठीक है, कुछ होते हैं आपके पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, जैसे बॉडी पार्ट्स अरेंज रहेंगे पाँच या फिर पाँच के मल्टीपल में, जिसमें आपके एकाइनोडर्म्स आते हैं। जैसे यहाँ पे मैं स्टार फिश बनाऊँ आपके सामने, ये स्टार फिश हो गई, तो इसकी जो बॉडी पार्ट्स है वो पाँच या फिर पाँच के मल्टीपल में अरेंज रहेंगे, जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच बॉडी पार्ट्स हो गए। ठीक है, अलग अलग। अगली आती है हमारे सामने हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री। यदि बॉडी पार्ट्स हैं वो छः के मल्टीपल में, अरे छः या फिर छः के मल्टीपल में अरेंज हैं, तो उसे अपन कहेंगे हेक्सामेरस रेडियल सिमेट्री कहेंगे, जिसके अंदर आपका सी एनिमोन आता है। एनिमोन की एक और क्या खास बात है, देखिए, देयर बॉडी इज डिफरेंशिएट इनटू ओरल एंड अब ओरल साइड। ओरल का मतलब क्या होता है, जिस साइड पे माउथ होगा उसे अपन ओरल साइड कहेंगे, और जो ओरल साइड के अपोजिट में रहेगी उसे अपन अब ओरल साइड कहेंगे। मोस्टली दे आर सेडेंट्री, यानी कि वो कॉलोनी बना के रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, और अटैच टू द सबस्ट्रेट, यानी कि सबस्ट्रेट से वो अटैच रहता है। इट्स एडवांटेज इज दैट दे कलेक्ट द फूड फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि ये डिफरेंट डायरेक्शन से फूड को कलेक्ट कर सकता है। एक तरह पर अटैच रहेगा तो जिधर से लहर आएगी उधर से ये भोजन को या फिर फूड को कलेक्ट कर पाएगा। ठीक है, अगली है हमारे सामने बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय वन प्लेन ओनली। ओनली का मतलब आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे केवल एक बॉडी प्लेन रहेगा, जहाँ से हमें दो इक्वल हाफ्स देखने को मिलेंगे बॉडी के अंदर। ठीक है, और वो क्या होगा, मिड मिड सेगिटल रहेगा, यानी बीचों बीच से एक लाइन जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर हमारे ऑल द वर्टिब्रेट्स आते हैं, सारे वर्टिब्रेट आते हैं, उनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा बॉडी के अंदर एंटीरियर पार्ट होता है, जिसके अंदर हेड होता है, पोस्टीरियर एंड रहता है जिसके अंदर टेल होती है, प्रोक्सिमल एंड रहता है जिसके अंदर नियर साइड ऑफ बॉडी रहती है, डिस्टल एंड होता है हेड या फिर माउथ रीजन कहलाता है। ठीक है, डोर्सल एंड रहता है जिसके अंदर अपर या फिर वर्टिबल रीजन कहलाता है, वेंट्रल साइड होती है जिसके अंदर लोअर और टूवर्ड्स द सबस्ट्रेटम ड्यूरिंग लोकोमोशन, यानी कि जब जंतु लोकोमोशन कर रहा होता है तो जो चीज़ या जो साइड सबस्ट्रेटम के पास होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। एंड टू लेटरल साइड्स रहती हैं, जैसे मान चलिए ये ह्यूमन है। ठीक है, अब ह्यूमन को यदि हम बीच से काटेंगे तो एक बॉडी प्लेन हमारे सामने निकल के आएगी, जहाँ से हमें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड दे रहे हैं। तो ये वाला लेटरल साइड अलग है, ये वाली लेटरल साइड अलग है, तो दो साइड्स हमें देखने को मिलेंगे, लेफ्ट और राइट। सेफलाइजेशन में एक वर्ड हमें समझ में आया, सेफेली का मतलब क्या होता है, खोपड़ी से इसका मतलब होता है खोपड़ी या फिर हेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज़ है वो चीज़ समझिए, इट इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ एंटेरियर और ओरल एंड ऑफ द एनिमल। ठीक है, यानी किसी भी एनिमल का जो एंटीरियर एंड होता है या फिर ओरल एंड होता है, जैसे मान चलिए ये कोई एनिमल है। ठीक है, तो ये इसका मुंह वाला पार्ट है, ओरल एंड है, और ये इसका टेल वाला पार्ट है, यानी पोस्टीरियर एंड है। ठीक है, तो जो एंटीरियर एंड है उसके अंदर डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ब्रेन
या फिर सेंस ऑर्गन। तो ब्रेन और सेंस ऑर्गन है उनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन होने के बाद वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, डेफिनेट हेड के अंदर। हेड उनके अंदर चेंज हो जाएगा, खोपड़ी उनके अंदर बन जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को अपन कहते हैं सिफिलाइजेशन, यानी हेड का बनना, खोपड़ी का बनना क्या कहलाता है, सिफिलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ डेवलप्ड इन फ्लैटबॉर्म, फ्लैटबॉर्म के अंदर ये डेवलप होता है और लगभग सभी फाइला के अंदर ये हमें देखने को मिलता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक हमें एक पर्टिकुलर हेड देखने को मिलता है। एक हम कहें एंटीरियर जो एंड होता है वो हमें पर्टिकुलर हेड के अंदर कन्वर्ट हुआ दिखाई देता है, चेंज हमें दिखाई देता है, डिफ्रेंशिएशन हमें दिखाई देता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी सिफिलाइजेशन की। ठीक है, अगला देखिए अपेंडिजेस। अगला है अपेंडिजेस। अपेंडिजेस का मतलब होता है पैरों से, पैरों, अपेंडिजेस का मीनिंग होता है पैरों से लेके। अब देखिए क्या होता है, दीज आर द आउटग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विच आर यूज्ड इन फीडिंग, लोकोमोशन एंड सम अदर फंक्शंस। यानी अपेंडिजेस की ये अपेंडिज क्या होते हैं, देखिए बॉडी स्ट्रक्चर से, आउटग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी विच आर यूज्ड इन फीडिंग, लोकोमोशन, सम अदर फंक्शंस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए बॉडी से कुछ आउटग्रोथ निकलेंगी, आउटग्रोथ संरचना, एक्स्ट्रा ग्रोथ संरचना निकलेंगी बॉडी से, और इनका यूज़ किया जाएगा फीडिंग के लिए, यानी भोजन के लिए, गमन के लिए और कुछ अदर फंक्शंस के लिए। इन्हें अपन क्या कह देते हैं, अपेंडिजेस कह देते हैं। यानी बाहरी जितने भी अंग होते हैं जो आउटग्रोथ स्ट्रक्चर होती हैं उन्हें अपन अपेंडिजेस कह देते हैं। जैसे कि सीलेंट्रेट के अंदर होते हैं आपके टेंटिकल्स जिन्हें अपन स्पर्शक कहते हैं। मैनी एनिलिड्स के अंदर होते हैं आपके पैरापोडिया जिन्हें अपन पार्श्वपाद कहते हैं। मोलस्का के अंदर होते हैं आपके फुट और एंटीना और लेग्स होते हैं आर्थ्रोपोड के अंदर। ठीक है, एकाइनोडर्म्स के अंदर इन्हें अपन ट्यूब फीट या फिर पोडिया कह देते हैं। फिशेस के अंदर अपन इन्हें फिंच कह रहे हैं। टेट्रापोड के अंदर अपन इन्हें विंग्स कहते हैं या फिर लिम्स कह रहे हैं। दीज आर मे बी पेयर्ड, ये पेयर्ड हो सकते हैं या फिर अनपेयर्ड हो सकते हैं। ठीक है, एक रहेगा या फिर आइदर साइड पे एक एक रहेगा। अनपेयर्ड के अंदर जैसे आपके डोर्सल फिन रहते हैं, कॉर्डल फिन रहते हैं फिशेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमें अपेंडिसेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपके और अपेंडिसेस का काम क्या है, फीडिंग के अंदर ये काम करेंगे, लोकोमोशन के अंदर ये काम करेंगे, कुछ अदर फंक्शंस रहेंगे। सिलेट्रेट के अंदर हमें टेंटिकल कहते हैं, स्पर्शक कहते हैं। एनिल्स के अंदर ये पैरापोडिया कहलाते हैं। मोलस्का के अंदर ये फुट कहलाते हैं। आर्थ्रोपोड के अंदर ये एंटीना या फिर लेग्स कहलाते हैं। इकेनोडर्म्स के अंदर ये ट्यूफिट या फिर पोडिया कहलाते हैं। फिशेस के अंदर ये फिन्स और टेट्रापोड के अंदर लिम्स या विंग्स कहलाते हैं। और ये पेयर्ड हो सकते हैं या फिर अनपेयर्ड हो सकते हैं। ठीक है, ये अपेंडिजेस आपके क्लियर हो गए। अगली चीज आती है हमारे सामने मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन। मेटामेरिज्म या फिर सेगमेंटेशन में शब्द नाम हमारे सामने आता है सेगमेंट, यानी सेगमेंट का फॉर्मेशन होगा, खंड का एक फॉर्मेशन होगा जिसे अपन कहेंगे खंडी भवन हिंदी के अंदर। ठीक है, द रिपीटेशन ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म, यानी कि जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट है, सेगमेंट है, उस सेगमेंट का रिपीटेशन चल रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म कह रहे हैं। जो प्रत्येक सेगमेंट है जिसका रिपीटेशन हो रहा है उस सेगमेंट को क्या कहा जाता है, मेटामर कहा जाता है या फिर सोमेटी कहा जाता है। जैसे एनिलिड्स के अंदर, आपके ऑर्थ्रोपोड के अंदर, मोलस्क के अंदर या फिर कॉर्डेट के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, एनिड्स में आपका केंचुआ देखिए, केंचुए के अंदर जैसे ये केंचुआ है मान के चलिए। ठीक है, इस केंचुए के अंदर ये कुछ सेगमेंट बने हुए होते हैं। ठीक है, इन सेगमेंट को ही क्या कहा जाता है, सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म कहा जाता है। व्हेन द एक्सटर्नल डिवीजन कोरिस्पॉन्ड टू इंटरनल डिवीजन इट इज कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, यदि जो सेगमेंटेशन है वो अंदर तक चला गया है, बॉडी के अंदर तक यदि वो डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है तो फिर से अपन कहेंगे क्या, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस प्रोसेस को अपन कहते हैं मेटामेरिज्म। लेकिन यदि वो जो खंडी भवन है या फिर जो ब्लॉक्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो केवल अपर सरफेस पर हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसे अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन ना कहेंगे, ओनली सेगमेंटेशन कहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें एनिलिड्स के अंदर, द बॉडी इज एक्सटर्नली डिवाइडेड बाई एनुअली एंड इंटरनली बाय सेप्टा, यानी कि बाहर से हमें एनुअली दिखाई देते हैं, इसी एनुअली से शब्द निकल के आया एनलिड्स। ठीक है, एनुअली का मतलब होता है रिंग, और इसी से निकल के आया हमारे सामने एनलिड्स, और इंटरनली उसके अंदर सेप्टा हमें बने हुए दिखाई देते हैं। तो इसे अपन क्या कहेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहेंगे। इन एडल्ट कॉर्डेट्स इंटरनल सेगमेंटेशन इज एग्जिबिटेड बाय रेपिटेशन ऑफ रिब्स, वर्टिब्रल नर्व, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है, यदि हम कॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं तो जो सेगमेंटेशन है वो हमें रिब्स के द्वारा दिखाई देता है हमारी बॉडी के अंदर, वर्टिबल नर्व्स हमारे अंदर पाई जाती हैं, मसल्स पाई जा रही हैं, ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं। तो एक तरीके से ये हमें सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है, ऑर्थ्रोपोड की हम बात करते हैं। इन ऑर्थ्रोपोड ओनली एक्सटर्नल मेटामोरिज्म इज प्रेजेंट, यानी कि उनकी बॉडी अंदर से सेगमेंटेड नहीं रहती है, केवल बाहर से हमें बॉडी सेगमेंटेड दिखाई देती है। ठीक है, टेप बॉम की हम बात करते हैं तो स्यूडो मेटामोरिज्म हमें देखने को मिलता है या फिर फॉल्स सेगमेंटेशन हमें देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जो जो सेगमेंटेशन है इज नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन, यानी कि जो सेगमेंटेशन है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज से नहीं आता है, एक टेम्परेरी रूप से
टेप बॉम्ब के अंदर हमें एक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, बाहर से हमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से वो सेगमेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उससे अपन क्या कहते हैं, स्यूडो मेटामेरिज्म या फिर फॉल्स सेगमेंटेशन इसे अपन कह रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछ सकते हैं कि फॉल्स सेगमेंटेशन या फिर स्यूडो मेटामेरिज्म किसके अंदर देखने को मिलता है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है टेप बॉम्ब का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन ट्रू या फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सेगमेंट्स आर ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम पोस्टीरियर टू एंटीरियर साइड, वेयर रिवर्स इज ट्रू फॉर स्यूडो सेगमेंटेशन। यानी अब हम सेगमेंटेशन की बात करें तो किस तरीके से सेगमेंट है वो बनते जाते हैं, तो हमेशा पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड की तरफ सेगमेंटेशन बनते जाते हैं, सेगमेंटेशन बनते हैं, ठीक है। और यदि हम स्यूडो सेगमेंटेशन की बात करें तो जो एंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड की तरफ सेगमेंट बनेंगे उसे अपन क्या कहेंगे, स्यूडो सेगमेंटेशन कहेंगे, ठीक है। अगला हमारे सामने आता है क्या, जर्म लेयर, ठीक है। अगला हमारे सामने आता है जर्म लेयर। जर्म लेयर की हम बात करते हैं तो ऑल द टिश्यू एंड ऑर्गन्स डेवलप फ्रॉम जर्म लेयर, लेयर्स ऑफ गैस्ट्यूला। जब गैस्ट्यूलेशन स्टेज आती है तो उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले बनती है एक्टोडर्म, जिसे अपन आउटर लेयर करते हैं, फिर आती है हमारे सामने मीजोडर्म, जिसे अपन मिडल लेयर कहते हैं, फिर आती है एंडोडर्म, जिसे अपन इनर लेयर कहते हैं। इन 3 लेयर से बनकर हमारी बॉडी बनती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स में भी, अब इन जर्म लेयर के नंबर के आधार पर हमें एनिमल्स को बांटा है। जैसे डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे तो यदि 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसे अपन डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, यदि तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उसे अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। 2 लेयर्स, बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ एंडोडर्म है या फिर गैस्ट्रोडर्म है, तो उसे अपन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे, जिसमें आपके पॉरीफेरेंस आते हैं, सीलेंट्रेट आते हैं और टीनोफोर्स आते हैं, ठीक है। यही ट्रिप्लोब्लास्टिक की हम बात करें। और यदि एनिमल्स के अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उन्हें अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहेंगे। जैसे आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर मैमल्स तक जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। अगली हमारे सामने आती है क्या, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी। It is the space between body wall and alimentary canal which is filled with a fluid and is lined by peritoneum derived from mesoderm। तो उसे अपन क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे। जैसे देखिए ये बॉडी वॉल है, आउटर सरफेस है, ठीक है, और ये मान के चलिए एलिमेंट्री कैनाल है। इसके बीच का ये जो एरिया है इसे अपन क्या कह देते हैं, सीलोम कह देते हैं, ठीक है। अब ये सीलोम या तो एक बॉडी फ्लूइड से भरी हुई होगी, ठीक है, या फिर ये लाइन रहेगी किससे, पेरिटोनियम से, और पेरिटोनियम किससे डेराइव होती है, मेसोडर्म से। तो इसे अपन क्या कहेंगे, सीलोम या फिर बॉडी कैविटी कहेंगे। अब इसके आधार पर एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं ए सीलोमेट, जिनके अंदर ये सीलोम है एब्सेंट होती है, यानी एलिमेंट्री कैनाल सीधे किससे अटैच होती है, बॉडी वॉल से अटैच रहती है। नो सीलोम, सीलोम प्रेजेंट नहीं है, जिसके अंदर आपके पॉरीफेरेंस आते हैं, सीलेंट्रेट्स आते हैं, टीनोफोर्स आते हैं, फ्लैट वर्म आते हैं और आपके प्रोबोसिस वर्म्स आते हैं, ठीक है। अगले आते हैं सीडोसिलोमेट या फिर फॉल सिलोमेट। फॉल सिलोमेट का मतलब क्या होता है कि डेवलप्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील, यानी इनकी जो सीलोम है वो ब्लास्टोसील से डेवलप हो जाती है बजाय किसके, मेसोडर्म से, ठीक है। सीलोम इज प्रेजेंट बट नॉट लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर, यानी कि पेरिटोनियल लेयर से इनकी जो बॉल है या सीलोम है वो लाइन नहीं रहती है, बल्कि वो किससे डेवलप होती है, ब्लास्टोसील से वो डेवलप रहती है। और इसका एग्जाम्पल है आपका राउंड वॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है राउंड वॉर्म, आपको हमेशा हर हाल में याद रखना है। सीडोसिलोमेट का एग्जाम्पल कौन है, राउंड वॉर्म या फिर एस्के हेलमिंथेस, ठीक है। कुछ आते हैं आपके सामने यूसिलोमेट या फिर ट्रू सीलोम, जिनके अंदर पाई जाती है। द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय पेरिटोनियल लेयर, आउटर साइड पेरिटियल एपिथेलियम एंड इनर साइड विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो लाइन रहती है पेरिटोनियल लेयर से, बाहर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसे हम पेरिटियल एपिथेलियम कहते हैं, और जो इनर साइड रहती है उसे अपन विसरल पेरिटोनियम कहते हैं, ठीक है। एनेलिड से लेके जो इतने भी मैमल्स हैं वो सब कैसे हैं, यूसिलोमेट हैं या फिर ट्रीसिलोमेट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं जो ट्रीसिलोम होती है वो 2 टाइप की होती है ओरिजिन के आधार पर, एक होती है साइजोसील और एक होती है आपकी एंटेरोसील, ठीक है। साइजोसील क्या होती है, फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्मल शीट, यानी कि जो आपकी मेसोडर्म है यदि उसके फटने से, उसके टूटने से यदि सीलोम बनी है तो उसे अपन क्या कहेंगे, साइजोसील कहेंगे, ठीक है। एनालिड्स के अंदर, ऑर्थ्रोपोड के अंदर और मोलस्का के, इन ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क सीलोम इज रिड्यूस्ड फिल्ड विद ब्लड एंड इज कॉल्ड हीमोसील। जितने भी ऑर्थ्रोपोड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, उनके अंदर सीलोम है वो रिड्यूस हो जाती है और उसके अंदर ब्लड भर जाता है, और उस ब्लड भरी हुई सीलोम को क्या कहते हैं अपन, हीमोसील कह रहे थे, ठीक है, कह देते हैं। अब एंटेरोसील की हम बात कर रहे हैं कि यदि जो सीलोम है वो मीजोडर्मल सीट के फटने से या स्प्लिटिंग से हुई है तो उसे अपन क्या कहेंगे, साइजोसील कहेंगे। एस से साइजोसील, एस से स्प्लिटिंग, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। एंटेरोसील की हम बात करते हैं, फॉर्म द एंट्रॉन ऑफ गैस्ट्यूल, एंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रूला, यानी कि ये जो एंटेरोसील है वो एंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रूला से बनती है तो उसे अपन क्या कहेंगे, एंटेरोसील कहेंगे। तो एंट्रॉन से आपको एंटेरो याद आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एकाइनोड्रम से लेके कॉर्डेटस तक ये सारे आपके एंटेरोसील पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी डाइजेस्टिव कैविटी है, ठीक है, ये आपकी डाइजेस्टिव कैविटी है, सीलोम है, और ये आपकी मीजोडर्म है, ये बॉडी वॉल है, ठीक है, बॉडी वॉल है।
ये आपकी क्या है, मेसोडर्म है, अंदर के बीच की लेयर है। तो एसीलोमेट है, यानी यहाँ पे कोई गैप नहीं पाया जा रहा, सीधा मेसोडर्म है, बॉडी बॉल है और आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पे डाइजेस्टिव कैविटी है। तो ये कैसे हैं, एसीलोमेट है। सीडोसीलोमेट की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ये मेसोडर्म है, मेसोडर्म भी प्रेजेंट है, एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, बॉडी बॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन बीच बीच में खाली जगह है, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, सीडोसीलोम कह रहे हैं। और सीलोमेट के अंदर देखिए क्या है कि ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, ये बॉडी वॉल है, ये अंदर मेसोडर्म है, तो बीच में ये जो कैविटी बनी है, इस कैविटी को ही क्या कहा जाता है, सीलोम कहा जाता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अगला हमारे सामने आता है पॉइंट, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर देखिए, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो होमोथर्मल कहलाते हैं, या फिर वार्म ब्लडेड कहलाते हैं, या फिर एंडोथर्मल कहलाते हैं, और कुछ होते हैं जो कि पॉइकिलोथर्मल कहलाते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहलाते हैं, एक्टोथर्मल कहलाते हैं। ये चीज़ देखिए, यदि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, बॉडी टेम्परेचर में कोई चेंज ना रहे, ठीक है, एंड डज नॉट वेरी विद सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी सराउंडिंग टेम्परेचर का कोई फर्क उनके ऊपर ना पड़े, जैसा उनका टेम्परेचर है वैसा की वैसा टेम्परेचर उनका बना रहे, उसे अपन कहते हैं वार्म ब्लडेड टेम्परेचर, सॉरी वार्म ब्लडेड एनिमल, जिसके अंदर आपके वर्ड्स आते हैं, मैमल्स आते हैं। हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है। ऐसा नहीं है कि यदि बाहर सर्दी पड़ी तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, या बाहर गर्मी पड़ी तो हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, इस तरीके से कोई भी चीज़ नहीं होती। तो हम कैसे एनिमल हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल के अंदर आते हैं, हम एंडोथर्मल के अंदर आते हैं, हम होम्योथर्मल के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं पोइकिलोथर्मल या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। बॉडी टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट इनका बॉडी का टेम्परेचर नहीं रहता है, इट वेरी विद द चेंज ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर, यानी इनकी जो सराउंडिंग टेम्परेचर के अंदर चेंजेस रहेंगे वो बॉडी के अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान के चलिए बाहर यदि सर्दी है तो इनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, बाहर यदि गर्मी है तो इनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपके इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, जैसे फिश हो गई, आपके एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। दे डिफाइंड इनटू टू वेज, इनको और आगे अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं हाइबरनेशन और विंटर स्लीप। इसका मतलब क्या होता है, रिमाइन इनएक्टिव ड्यूरिंग विंटर्स, यानी मान के चलिए सर्दी आई, सर्दी के दौरान ये अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा इनका, ठीक है, कांस्टेंट नहीं रह पाएंगे, तो यदि ज़्यादा कम हो गया तो ये मर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये क्या चले जाते हैं, हाइबरनेशन के अंदर चले जाते हैं, जिसे अपन विंटर स्लीप कहते हैं। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, जिसके अंदर आपके एम्फीबियंस आते हैं, लेजर्स आती हैं। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर जो छिपकलियाँ वो हमें दिखाई नहीं देती, बहुत कम छिपकलियाँ हमें सर्दी के अंदर दिखाई देती हैं। दूसरे होते हैं एस्टिवेशन या फिर समर स्लीप। समर स्लीप का मतलब क्या होता है कि यदि गर्मियों के अंदर, हॉट समर के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो इनकी बॉडी का भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ सकता है, तो उससे बचने के लिए ये किसके अंदर चले जाते हैं, समर स्लीप के अंदर या फिर एस्टिवेशन के अंदर चले जाते हैं। तो इसके अंदर आते हैं आपके एम्फीबियंस, जिससे मेंढक होता है, तो मेंढक गर्मियों के अंदर कहाँ चला जाता है, पानी के अंदर, समर स्लीप के अंदर चला जाता है, एस्टिवेशन के अंदर वो चला जाता है। अगला आता है हमारे सामने स्केलेटन। ठीक है, यानी कंकाल की हम बात कर रहे हैं। इट इज़ द हार्ड स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ बॉडी विच प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द टू द बॉडी। इट इज़ टू टाइप्स, यानी कि ये हार्ड स्ट्रक्चर है, फ्रेम देता है हमारी बॉडी के लिए, शेप देता है हमारी बॉडी के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, प्रोटेक्शन देता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, दो प्रकार के स्केलेटन हमारे सामने आते हैं, होता है हमारे सामने एक्सोस्केलेटन और एक होता है हमारे सामने एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन का मतलब एक्सो से बाहर, बाहर हमें समझ में आता है कि कोई चीज़ बाहर है, तो सिक्रेटेड बाई स्किन और एक्टोडर्म एंड इट इज़ मेड अप ऑफ नॉन लिविंग मटेरियल, यानी कि जो स्केलेटन है इनका बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा, और बॉडी के बाहर है तो कौन इसको सीक्रेट करेगा, या तो स्किन के द्वारा इसको सीक्रेट किया जाएगा या फिर एक्टोडर्म के द्वारा इसे सीक्रेट किया जाएगा। ठीक है, और ये नॉन लिविंग मटेरियल से बनता है। एग्जाम्पल की हम बात करें, यदि काइटिनियस प्लेट्स और स्क्लेरेट्स ऑर्थ्रोपोड के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे आपका कॉकरोच हो गया, उसके अंदर काइटिनियस की प्लेट्स हमें देखने को मिलती है, स्क्लेराइट्स हमें देखने को मिलते हैं। एपिडर्मल स्किल्स हो गए रेप्टाइल्स के अंदर, जैसे मगरमच्छ हो गया, ठीक है, इसके अंदर हमें एपिडर्मल स्किल्स देखने को मिलते हैं, सांप हो गया। कैलकेरियस सेल, मोलस्क के अंदर हमें कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट के बना हुआ शेल दिखाई देता है। प्लेट्स, ब्लू स्किन, इकेनोडर्म्स के अंदर, स्किन के अंदर प्लेट्स हमें देखने को मिलती हैं। हॉर्नी स्केल्स यानी नुकीले स्केल्स हमें देखने को मिलते हैं। फेदर्स, पंख हमें देखने को मिलते हैं। क्लॉज, पंजे, हेयर, नेल्स, हुप्स एंड हॉर्न्स वर्टिब्रेट्स के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। तो एक्सोस्केलेटन का मतलब कि जो बॉडी के बाहर स्केलेटन है उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सोस्केलेटन की हम बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन, यानी बॉडी के अंदर एक कंकाल पाया जाता है जो कि बॉडी को क्या प्रोवाइड कराता है, सस्टेनिटी प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट देता है, शेप देता है। इंटरनल स्केलेटन की हम बात कर रहे हैं जो कि मीजोडर्म से बनता है, समटाइम्स एंडोडर्म से भी ये बन जाता है। ये मे बी लिविंग हो सकता है और मे बी नॉन लिविंग हो सकता है। लिविंग के अंदर आपकी कार्टिलेज हो गई, बोन्स हो गई, वर्टिब्रेट्स के अंदर। नॉन लिविंग के अंदर ये कैलकेरियस प्लेट्स हो गई, जैसे एकाइनोडर्मिस के अंदर हो गई, या फिर कैलकेरियस और सिलिशियस स्पिक्यूल्स हो गई पॉरीफेरा के अंदर। ठीक है, तो ये स्केलेटन की हमने बात कर ली। आगे हम बात कर लेते हैं डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, इंक्लूड इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा और लास्ट में फूड को बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे अपन इजेशन कहते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ टू टाइप, दो प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, इनकम्प्लीट और दूसरी होती है कंप्लीट।
यदि माउथ प्रेजेंट है, एनस एब्सेंट है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। जैसे कि ये मान के चलिए एक ओपनिंग है, यही एनस बना रही है, यदि माउथ बना रही है, यही माउथ बना रही है, इस इसे अपन इनकम्प्लीट कहेंगे, जिसके अंदर सीलेंट्रेट आएंगे, फ्लैट बॉम्ब्स आएंगे। कंप्लीट की हम बात करते हैं, माउथ फॉर इंजेशन एंड एनस फॉर इजेशन। राउंड बॉम्ब्स टू मेमल्स के अंदर हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। अगला हमारे सामने आता है क्या, आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं। देखिए, एनिमल्स आर हेटरोट्रॉप्स, ये हमें पता है कि एनिमल्स हमेशा हेटरोट्रॉप्स होते हैं, इनके अंदर फूड बनाने की क्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। ये हमेशा बाहर से ही फूड ले सकते हैं, दूसरों पर ये निर्भर रहते हैं, यानी कि ये कंज्यूमर है। एक्सेप्ट सम प्रोटोजोअन्स दे आर ऑटोट्रॉप, कुछ प्रोटोजोअन्स होते हैं जो ऑटोट्रॉप होते हैं, जिसके अंदर आपका आता है यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना ऑटोट्रॉप्स भी होता है और हेटरोट्रॉप्स भी होता है, ठीक है। दे आर 3 टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स, 3 प्रकार की फीडिंग हैबिट्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले होते हैं इंजेस्टिव या फिर होलोजोइक। इसके अंदर आते हैं आपके हर्बीवोरस, जो कि प्लांट फीडर होते हैं। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, होल एनिमल यानी कंप्लीट एनिमल को ये इंजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। हर्बीवोरस के अंदर प्लांट फीडर यानी कि केवल प्लांट को ही खाएंगे। कार्निवोरस एनिमल फीडर होते हैं। ओमनीवोरस जो एनिमल और प्लांट फीडर दोनों खा सकते हैं। डेट्रीवोरस जो डेट्रस फीडर होते हैं, जो गला सड़ा पदार्थ होता है उसको खाने वाले। और स्केविंगिंग स्केवेंजर्स फीड ऑन कैरियंस, ठीक है। फर्गीवोरस जो फ्रूट ईटर होते हैं। इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं। कैनिबलिज्म जो ईटिंग अदर मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज, यानी कि सेम स्पीसीज के एनिमल्स को ही खा जाते हैं, अपनी स्पीसीज के एनिमल्स को ही खा जाते हैं, उसे अपन कैनिबलिज्म कहेंगे। इसके अलावा संगुइवोरस जो ब्लड फीडर होते हैं। कॉर्फोफेगस जो ईटिंग ऑन फीसस, यानी जो अपनी फीसस होती है, स्टूल होता है, उसको ही खा जाते हैं, उसे अपन कॉप्रोफेगस कहेंगे। और अगला होता है कॉप्रोजोइक, फीडिंग ऑन फेसेस ऑफ अदर एनिमल, ठीक है। जो दूसरे एनिमल्स की फेसेस पर फीड करते हैं, उनको उसको खाते हैं, उसे अपन कॉप्रोजोइक कहते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे सामने सैप्रोजोइक। सैप्रोजोइक कौन होते हैं, लिव ऑन द डेड डिकेइंग टिश्यू, सड़े गले पदार्थों पर, मरे हुए डेड एनिमल्स पर, डेड टिश्यू पर जिंदा रहते हैं, उनको खाते हैं, उसे अपन सैप्रोजोइक कहेंगे। अगले होते हैं पैरासाइटिक, लिविंग ऑन और इन अदर ऑर्गेनिज्म, या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या फिर अंदर की तरफ उसके अंदर रहते हैं, उसे अपन पैरासिटिक कहते हैं, जैसे फिर राउंड वर्म्स हो गए या फिर फ्लुक्स हो गए, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर न्यूट्रिशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम देखें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाई जनरल बॉडी सरफेस। कई बार क्या होता है कि रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है, जिसके अंदर आपके स्पंज हो गया, सीलेंट्रेट हो गए। गिल्स पाए जाएंगे आपके ब्रोंकियल रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, जैसे आपके क्रस्टेशियंस हो गए, मोलस्का हो गए, पिसीज हो गई। लंग्स पाए जाएंगे आपके पल्मोनरी रेस्पिरेशन के लिए, जैसे टेट्रापोड्स हो गए। बुक लंग्स पाए जाएंगे आर्किनोइड्स में, जैसे आपके स्कॉर्पियन के अंदर हो गए, ठीक है। बुक गिल्स पाए जाएंगे लिमुलस के अंदर। ट्रैकिया पाए जाएगा इंसेक्ट के अंदर, सेंटीपीड के अंदर, मिलीपीड्स के अंदर। आपके एनालिट्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। इस तरह आगे हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का जो काम है, जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मटेरियल है, जैसे आपकी ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, इसके अलावा न्यूट्रिशन हो गए, इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली 2 प्रकार का होता है ओवरऑल एनिमल्स के अंदर, जिसमें सबसे पहला आता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे नंबर पर आता है आपका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है वो स्पेस के अंदर या फिर हम कहें साइनेसिस के अंदर फ्लो करता रहता है। किसी भी प्रकार की ब्लड वेसल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। कंप्लीट बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता रहेगा। एक तरीके से आप समझिए, पूरे जितने भी खाली स्पेस है वहाँ पे ब्लड है फ्लो करता रहेगा। यदि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोडा और मोलस के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन मोलस के एक क्लास को छोड़ दें, यदि हम सेफेलोपोड्स, ठीक है, इसको छोड़ दें, तो सारे मोलस के अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। इसके अलावा लीच या फिर ट्यूनिकेट्स के अंदर हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जो ब्लड है वो कन्वे करता है डायरेक्टली टू द ऑर्गन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैपिलरीज, यानी किसी प्रकार की कैपिलरीज ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलती। डायरेक्ट ऑर्गन के संपर्क में ये ब्लड रहता है। दीज आर यूजली लो प्रेशर सिस्टम, सो द ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन नॉट वेल रेगुलेटेड, यानी ये जो सिस्टम है यहाँ पे लो प्रेशर रहता है, ठीक है, हाई प्रेशर नहीं रहता है, इसलिए जो ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन तक कंप्लीट रूप से या फिर वेल डेवलप्ड रूप से नहीं पहुँच पाता। और जो ब्लड है वो हार्ट तक बहुत स्लोली वापस आता है, रिटर्न करता है, हार्ट तक बहुत स्लोली रूप से रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत कम वहाँ पे रहता है। अब यदि हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ब्लड फ्लो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, एक ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है और पर्टिकुलर ऑर्गन तक वो अटैच रहती है, ठीक है। यदि इसके एग्जांपल की बात करें तो एनिड्स के अंदर और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सबके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जा रहा है। यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम वर्क करता है, यानी बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगता है, जिससे कि आपके हेयर से लेकर टो तक आपकी कंप्लीट जो ब्लड है वो हार्ट से पंप कर दिया जाता है, प्रेशर लगा के भेज दिया जाता है।
द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड टू डिफरेंट ऑर्गन इज वेल रेगुलेटेड, यानी कंप्लीट रूप से रेगुलेटेड ब्लड रहता है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चलता है, डिफरेंट ऑर्गन तक ब्लड जो है वो कंप्लीट रूप से पहुंचता रहे। और ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट रैपिडली, यानी बहुत तेज़ी से ब्लड है वो रिटर्न करता है, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं करता जितना तेज़ी से वो जाता है। ठीक है। ब्लड में भी कलरलेस, इंसेक्ट के अंदर जो ब्लड है वो कलरलेस हो सकता है, ब्लूइश हो सकता है कॉपर कंटेनिंग के कारण, जिसे हीमोसाइनिन कहते हैं। ठीक है। मोलस्का के अंदर जो ब्लड है वो नीला रहता है, किसके कारण? कॉपर उसके अंदर पाया जाता है, जिसे अपन हीमोसाइनिन कहते हैं। ठीक है। रेड रहता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि आरबीसी के अंदर पाया जाता है, और प्लाज्मा और एनालिटिक्स के प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट रहता है किसके अंदर? टीनियस सोलियम के अंदर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और एक आपकी कॉपर कंटेनिंग वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। अगला सिस्टम हमारे सामने आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि हम उत्सर्जन तंत्र की बात करेंगे। तो उसका उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है कि इट इंक्लूड रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी टू मेंटेन होमोस्टेसिस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जब हम डाइजेशन इंजेक्शन करते हैं किसी चीज़ का, उसके बाद जो चीज़ काम की होती है उसे बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। उसके अलावा जो बेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे प्रोटीन लिया, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे, तो जो प्रोटीन हमारे शरीर में काम आने वाली है उसको काम के लिए ले लिया जाता है, लेकिन जो बेस्ट नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बन जाते हैं उनको बॉडी से फ्लश आउट करना जरूरी है, नहीं तो वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें बना सकते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ताकि हमारी बॉडी के अंदर एक समस्थापन बना रहे, होम्योस्टेटिस कंडीशन बनी रहे, तो हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते, वे जो उनकी बॉडी सरफेस होती है उससे ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते रहते हैं। जैसे आपके पॉरीफेरस बॉडीफेरा हो गया, सीरेंट्रेट हो गए, और आपके काइनोडर्म हो गए, इनके अंदर कंप्लीट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो नहीं पाए जाते। इनकी जो कंप्लीट बॉडी है उसके अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जहाँ से ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनके पास बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया हो गया, फ्लेम सेल्स हो गई प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर। ठीक है। रेनेट सेल्स और एक्सक्रीटरी कैनाल हो गई राउंड वर्म के अंदर, नेफ्रीडिया हो गया एनालिट्स के अंदर, और एटेनरी और ग्रीन ग्लैंड हो गई क्रस्टेशियंस के अंदर, कॉक्सल ग्लैंड्स हो गई, मेलपीजियन टिब्यूल्स हो गई आर्किनेट्स के अंदर, मेलपीजियन टिब्यूल्स एंड यूरेट सेल्स हो गई इंसेक्ट के अंदर, सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स के अंदर। ठीक है। रीनल ऑर्गन और किडनी हो गई मोलस्क के अंदर, और किडनी हो गई वर्टिब्रेट के अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं, जो अलग अलग एनिमल्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। द एनिमल में बी फोर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट। अब नाइट्रोजनस वेस्ट मेनली 4 प्रकार का होता है, और उन 4 प्रकार के आधार पर हमने एनिमल्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं अमीनो टैलिक एनिमल, यानी कि जो अमोनिया को रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट, उन्हें अपन अमीनोटैलिक एनिमल कहते हैं, जो कि किसको एक्सक्रीट करते हैं? अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। जितने भी एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट हैं वो सारे सारे क्या हैं? एमिनेटिक अमोनोटैलिक एनिमल्स हैं, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जिसके अंदर आपके स्पॉन्ज आ गए, सीरेंट्रेट आ गए। ठीक है। और सम एक्वेटिक वर्टिब्रेट जैसे बोनी फिशेज हो गए, टेल्ड एम्फीबियन हो गए, ये भी कैसे होते हैं? अमोनिया को एक्सक्रीट करने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपके यूरियोटेलिक, जो यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, जिसके अंदर आपकी कार्टिलेज फिशेज आ गई, जैसे शार्क आ गई, रेज आ गई। ठीक है। और टेललेस एम्फीबियंस आ गए, और मेमल्स आ गए। ये आपके क्या है? यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है यूरिकोटेलिक, यानी कि ये एक्सक्रीटिव वेस्ट इनका क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। ठीक है। जिसमें आपके इंसेक्ट आ गए, लैंड स्नेल आ गया, और लैंड रेप्टाइल्स आ गए, और वर्ड्स आ गए, जो कि यूरिक एसिड को क्या करते हैं? एज अ बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं। अमीनोटेलिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो अमीनो एसिड्स को डायरेक्ट ही बॉडी से एक्सक्रीट करते हैं, जिसमें आपके कुछ मोलस्क आ गए, कुछ इकोनोडर्म्स आ गए। ठीक है। तो इस प्रकार से 4 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के आधार पर हमने एनिमल्स को क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अगला सिस्टम आता है हमारे सामने नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन हैं, और उस बहुत सारे ऑर्गन आपस में क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से कोऑर्डिनेट रहें, कंट्रोल फॉर्म में रहें, तो इसके लिए नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो देखिए नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, ये हमारी बॉडी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करके रखता है। ये पॉरीफर्स पॉरीफेरा होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। डिफ्यूज टाइप का पाया जाता है सीलेंट्रेट के अंदर, लेडर्स टाइप का पाया जाता है फ्लैट बॉम्ब के अंदर और राउंड बॉम्ब के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग एंड वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड इन एनालिड्स। तो एनालिड्स के अंदर क्या पाया जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सर्कमफेरेंशियल नर्व रिंग और वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड पाई जाती है एनालिड्स के अंदर। ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज सर्कम इसोफेगल नर्व रिंग एंड अ डबल वेंट्रल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड इन आर्थ्रोपोड। तो ये आर्थ्रोपोड और एनालिड्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे सामने। ठीक है।
गैंग्लिया इंटरकनेक्टेड बाई कमीसर्स एंड कनेक्टिव इन मोलस्क। मोलस्क के अंदर जो गैंग्लियंस है वो आपस में कमीसर्स और कनेक्टिव्स के द्वारा क्या रहते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ओरल एंड अब ओरल नर्व रिंग एंड रेलियर नर्व इन इकोनोडर्म्स। इकोनोडर्म के लिए जैसे इकोनोडर्म में आप स्टारफिश समझिए, तो स्टारफिश के दो पार्ट होते हैं, एक ओरल पार्ट होता है, एक उसका एब ओरल पार्ट होता है, यानी जहाँ पे मुंह होता है उसका ओवरल ओरल साइड कहलाती है और इसके मुंह के जस्ट अपोजिट साइड आपकी अब ओरल साइड कहलाती है। ठीक है, तो वहाँ पे दो रेडियल नर्व या फिर दो ओरल और अब ओरल नर्व्स या रिंग्स हमें देखने को मिलते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके एंटीरियर ब्रॉडर ब्रेन हो गया, पोस्टीरियर लॉन्गर एंड नैरो स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ये किसके अंदर पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स के अंदर पाई जाती है। और वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सीएनएस है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डोर्सल पाया जाता है, हॉलो पाया जाता है और नॉन गैंग्लियोनेटेड पाया जाता है। यानी जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्टिब्रेट्स के अंदर आ जाता है तो वो डेवलप फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे आपके जो गैंग्लियन है वो खत्म हो जाते हैं या फिर जो गैंग्लियन है वो आपस में कनेक्टेड करके क्या बना लेते हैं, नर्व सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, अगला सिस्टम हमारे सामने आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए एनिमल्स रिप्रोडक्शन के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे बाइसेक्सुअल होते हैं और एक यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल या फिर मोनोसियस या हार्माफ्रोडाइट होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक इंडिविजुअल पर ही पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एनिमल पर ही मेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे और उसी पर ही फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। ऐसे एनिमल को बाइसेक्सुअल, मोनोसियस या फिर हार्माफ्रोडाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो आपका टेप बॉम है, अर्थवॉर्म है, लीच है, लिवर फ्लोक है। इनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सेक्स डिफ्रेंशिएशन नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला आता है हमारे सामने यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग अलग इंडिविजुअल पर पाए जाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसिस कहते हैं। जैसे आपके फ्रॉग है, हम अलग अलग पहचान सकते हैं ये मेल है ये फीमेल है। लिजार्ड में भी अपन पहचान सकते हैं, रैबिट के अंदर, मैन के अंदर और ज़्यादातर मैमल्स के अंदर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इन मोस्ट ऑफ द केस दे कैन बी डिस्टिंग इन मोस्ट ऑफ द केस दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एक्सटर्नली। यानी कि ज़्यादातर केसों में हमने आप बाहर से देख के पहचान सकते हैं। दे शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को दिखाते हैं, जैसे पिकॉक एंड पी हैन, लॉयन एंड लॉयनेस। तो इनमें हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो दो मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले आते हैं हमारे सामने एसेक्सुअल मेथड और दूसरा आता है हमारे सामने सेक्सुअल मेथड। नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। यदि किसी भी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और गैमेट आपस में फ्यूजन नहीं कर रहे हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को अपन कहेंगे एसेक्सुअल मेथड। ठीक है, इसमें ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है एसेक्सुअल मेथड के अंदर एक पेरेंट रहता है, वही मेल वही फीमेल की तरह काम करता है। तो कौन कौन से एसेक्सुअल मेथड हैं, जैसे कि बाइनरी फिजन आ गया। यदि एक एनिमल दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है तो उसे अपन बाइनरी फिजन कहते हैं। यदि एक एनिमल एक से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके अलग अलग एनिमल बना लेता है तो उसे अपन मल्टीपल फिजन कहते हैं। बडिंग हमें हाइड्रा के अंदर देखने को मिलती है, जिसमें हाइड्रा के अंदर एक छोटी सी बड निकलती है, एक्स्ट्रा आउटर ग्रोथ निकलती है और वो बडिंग बाद में टूट के अलग हो जाती है और एक कंप्लीट हाइड्रा का निर्माण कर लेती है, तो उसे अपन बडिंग कहते हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, यानी एक पर्टिकुलर एनिमल है, फ्लैटवर्म है, पर्टिकुलर एनिमल है और उस एनिमल के फ्रेगमेंट बन जाएंगे, छोटे छोटे से खंड बन जाएंगे और एक पर्टिकुलर खंड जाके एक अलग से एनिमल का फॉर्मेशन कर लेगा, उसे अपन फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो इस सेक्सुअल मेथड के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। दूसरा आता है हमारे सामने सेक्सुअल मेथड। सेक्सुअल मेथड के अंदर आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स का फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न बनने के बाद वहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जाइगोट के फॉर्मेशन को अपन या फिर गैमेट की जो फ्यूजन होता है उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन आपका एक्सटर्नल हो सकता है, जैसे कि आपकी काइनोडर्म्स के अंदर, बॉनीफेसिस के अंदर और एम्फीबियंस के अंदर हमें देखने को मिलता है। या फिर जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी से बाहर, बॉडी के अंदर हो सकता है, इंटरनल हो सकता है, जिसमें आपके लैंड वर्टिब्रेट्स आते हैं और कार्टिलेजियस फिशेज आती हैं। ठीक है, इसके अलावा इट मे बी क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यानी क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, जैसे डिफरेंट एनिमल के अंदर यदि फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि सेम एनिमल के अंदर मेल और फीमेल दोनों के गैमेट एक ही एनिमल के अंदर बनते हैं और आपस में वहीं फ्यूज़ कर जाते हैं, उसे अपन सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू टू कंडीशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमें दो कंडीशन में देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है हमारे सामने प्रोटोएंड्रस और दूसरा होता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोएंड्रस का मतलब क्या होता है, टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवरीज। यदि किसी एनिमल के अंदर ओवरीज से पहले टेस्टिस मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि सबसे पहले मेल जो गैमेट है उसका फॉर्मेशन पहले हो जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट, तो वहाँ पे हम उसे प्रोटोएंड्रस कहते हैं, जैसे लीच के अंदर और आपके अर्थवॉर्म के अंदर एंड केचुए के अंदर। वहीं यदि प्रोटोगाइनस की बात करते हैं तो ओवरी मैच्योर हो जाती हैं किससे पहले, टेस्टिस से पहले, यानी मेल गैमेट पहले फॉर्म कर जाते हैं किससे, फीमेल गैमेट से पहले।
सॉरी, फीमेल गैमेट पहले मैच्योर हो जाते हैं, पहले बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल गैमेट, तो उसे अपन क्या कहेंगे, प्रोटोगाइनस कहेंगे। जैसे आपका साइफा हो गया, हर्डमानिया हो गया और ह्यूमन बींग्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम बात करें फर्टिलाइजेशन के बाद जब आगे ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो की बात आती है उसे अपन डेवलपमेंटल कहते हैं। डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट फॉर्म में हो सकता है। डायरेक्ट का मतलब होता है कि यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है वो सीधा किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लार्वा फॉर्म यहाँ हमें देखने को नहीं मिलती। ऐसे डेवलपमेंट को अपन डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे अर्थ फॉर्म की बात करते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं। अब यदि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर जो यंग वंस है वो सीधा एडल्ट के अंदर रिजेंबल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर कुछ लार्वल फॉर्मेशन होती है। लार्वल फॉर्मेशन के अंदर वो लार्वा है वो मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस के अंदर जाता है, बाद में जाके वो एडल्ट के अंदर चेंज होता है। ये जो चेंजेस हम लार्वा के अंदर देखते हैं, इन चेंजेस को क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। यदि हनी बी के अंदर लार्वा बनता है, ड्रैगन फ्लाई नेड करके लार्वा बनता है, और फ्रॉग के अंदर टैडपोल करके लार्वा बनता है, तो यदि किसी एनिमल के अंदर लार्वल फॉर्मेशन हो रही है तो उसे अपन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे कहते हैं। फिर उस लार्वा के अंदर आपके मोर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, और उन चेंजेस होने के बाद वो एडल्ट के अंदर कन्वर्ट होगा, और ऐसे चेंजेस होने को क्या कहते हैं, अपन मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इस तरीके से आपके एक कंप्लीट समरी वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि किस तरीके से या किस बेसिस पे अपन जो फाइलम है या फिर एनिमल्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जिससे प्यार करें माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।